एक बार फिर से आपका स्वागत है हिस्ट्री क्लास 10th और प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड आज का हम लोगों का टॉपिक है। आज हम लोगों का चैप्टर है और इसके पहले हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप दोनों चीजें कवर कर चुके हैं। तो जो भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें जाकर के उन वीडियोस को दोबारा से देखें तो तुमको तीन चार यहाँ कैलीग्राफर्स देखने को मिलेंगे। ये कैलीग्राफर्स क्या करते थे? कैलीग्राफर्स ऐसे लोग होते थे जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती थी, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, किताबों को रिप्रोड्यूस करने के लिए पहले उसको लिखते थे, कॉपी करते थे और कॉपी करने के बाद फिर उसमें अलग अलग तरीके से जो है कि देख सकते हो डिजाइन वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है। और उसके बाद एक आदमी देखो जो ये क्या कर रहा है भाई, ये उस चीज को बाइंड कर रहा है। 594 AD के बाद से ही चाइना में किताबें जो है कि छपने लगी थी। कैसे छपने लगी थी? कोई प्रिंटिंग प्रेस इनके पास नहीं हुआ करता था, लेकिन ये लोग क्या करते थे कि लकड़ी वगैरह पे कार्विंग करके फिर उसको पेपर पे उस लकड़ी के कार्विंग को जो है कि अच्छे से उसको वो किया जाता था, इंक में रब किया जाता था और उसके बाद उस पूरे के पूरे लकड़ी के प्लेट को पेपर के ऊपर रख करके उसको प्रेस किया जाता था। रीडिंग मीनिया जो था या फिर जो प्रिंट रेवोल्यूशन था, उसकी वजह से लोग ऐसे लोग जो पहले किताब का मुंह भी नहीं देखे थे, किताबें देखे भी नहीं थे कि कैसी हुआ करती हैं, क्या हुआ करती हैं, लोग उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कहीं पर भी कोई भी आदमी आज तक पूरे दुनिया में इतिहास उठा करके देख लो, कोई भी इंसान अगर अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने का कोशिश किया है और अपने आइडियाज को यूनिलैटरली इंपोज करने का कोशिश किया है तो वहां पर केवल और केवल डिस्ट्रक्शन हुआ है और कुछ नहीं हुआ। अब जब भी आंसर्स लिखना है, हम बार बार बोले हुए हैं कि अपने को कैसे लिखना है, डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स में, 3-4 बुलेट पॉइंट्स में करके लिखना है। जो भी बच्चे क्लास 11-12 में जाकर के कॉमर्स ऑप्ट करेंगे उन लोगों को ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें उनको देखने को मिलेगा कि एडवर्टाइजमेंट्स और ये सब चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिस्ट्री क्लास 10th और प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड आज का हम लोगों का टॉपिक है, आज हम लोगों का चैप्टर है। और इसके पहले हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप दोनों चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो जो भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें जाकर के उन वीडियोस को दोबारा से देखें। और अब तुम लोगों के एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स हर स्कूल में चल रहे होंगे या फिर मोस्ट ऑफली कुछ स्कूल्स में ख़त्म भी हो गए होंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अब तुम लोगों को बहुत ही रिफाइंड कंटेंट दें और उसके साथ साथ वन शॉट वीडियोस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा तुम लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट लगे, जो स्पेसिफिक टॉपिक की डिमांड हो या फिर कुछ भी अगर कुछ ऐसा चाहते हो कि हाँ क्वेश्चन आंसर्स कैसे कराए जाएं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएं, जो भी चीज़ चाहते हो उन सबको तुम कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो और इस चैप्टर को भी इंजॉय करो। तो स्टार्ट करते हैं प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। देखो भाई, अभी से 16-17 सेंचुरी की बात है या फिर उसके पहले की बात हम लोग करें तो उसके पहले प्रिंट जैसा कोई चीज़ हुआ नहीं करता था, ठीक है ना। प्रिंटिंग प्रेस जैसा कुछ नहीं हुआ करता था, ठीक। ज़्यादातर जो भी हम लोग चीज़ें देखते थे या फिर सीखते थे वो सब या फिर जो भी रिप्रोडक्शन ऑफ वो होता था, टेक्स्ट होता था, वो कैसे होता था, रिटन वे में होता था। कि जो भी चीज़ जैसे हम लोग को किसी किताब को किसी किताब की कॉपीज बनानी है, मैन्युस्क्रिप्ट का कॉपी बनाना है, तो उसको दोबारा से लिखा जाता था, लिखने के बाद फिर बाइंडिंग वगैरह किया जाता था और उसके बाद फिर उसको मार्केट में ले जाकर के बेचा जाता था। या फिर जो भी स्पेसिफिक आदमी, कोई अगर मान लो अमीर आदमी है या फिर कोई ऐसा आदमी है जो पढ़ने लिखने में ज़्यादा विश्वास रखता है, वो क्या करता था, ऑर्डर प्लेस करता था और उस ऑर्डर के बेसिस पे उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग किताबों को छाप करके आगे रिप्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है। जनता के लिए या फिर मास पब्लिक के लिए या फिर मास प्रोडक्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था बुक्स में, ठीक। तो अभी क्या हुआ, इसमें क्या चेंजेस आए कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ना स्टार्ट हुआ, डिमांड बढ़ने की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे जो प्रिंट रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किए और इस प्रिंट रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए, ठीक है। तो देखो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बिफोर द एडवेंट ऑफ प्रिंट हाउ वाज लाइफ, राइट। तो सबसे पहले यहां पर देखो एक किताब थी जिसका नाम था इखलाक ए निसारी। ये किताब छपी थी 1595 में। 1595 में इसमें बताया गया है कि पहले प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले किस तरीके से जो है कि चीज़ों को या फिर टेक्स्ट को रिप्रोड्यूस किया जाता, दोबारा से आगे बढ़ाया जाता था या फिर उसकी कॉपीज बनाई जाती थी। तो इसमें देखो तुमको 3-4 यहाँ कैलीग्राफर्स देखने को मिलेंगे। ये कैलीग्राफर्स क्या करते थे? कैलीग्राफर्स ऐसे लोग होते थे जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती थी, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, किताबों को रिप्रोड्यूस करने के लिए पहले उसको लिखते थे, कॉपी करते थे और कॉपी करने के बाद फिर उसमें अलग अलग तरीके से जो है कि देख सकते हो डिजाइन्स वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है। और उसके बाद एक आदमी देखो जो ये क्या कर रहा है भाई, ये उस चीज को बाइंड कर रहा है, ठीक है, बाइंडिंग का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व थे, लेबर इंटेंसिव प्रोसेस था और उसके साथ साथ काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था और कॉस्टली था। तो सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, राइट। अब देखो होता क्या है, इसके बाद पहला प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी केम फ्रॉम, सबसे पहले देखो चाइना एंड जापान। चाइना एंड जापान, ये दो देश ऐसे थे जहां से प्रिंटिंग प्रेस का स्टार्टिंग हुआ। देखो
594 एडी के बाद से ही चाइना में किताबें जो है कि छपने लगी थी। कैसे छपने लगी थी? कोई प्रिंटिंग प्रेस इनके पास नहीं हुआ करता था, लेकिन ये लोग क्या करते थे कि लकड़ी वगैरह पे कार्विंग करके फिर उसको पेपर पे उस लकड़ी के कार्विंग को जो है कि अच्छे से उसको वो किया जाता था, इंक में रब किया जाता था, और उसके बाद उस पूरे के पूरे लकड़ी के प्लेट को पेपर के ऊपर रख करके उसको प्रेस किया जाता था, ठीक है, जिससे कि इंप्रेशन छप जाता था। जैसे मॉडर्न डे स्टैम्प्स होते हैं ना, वो स्टैम्प हम लोग लगाते हैं पेपर पे, वैसा ही क्या करते थे ये लोग, पूरा पूरा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इसको बोलते थे, ठीक। तो लकड़ी पे कार्विंग कर करके ये लोग क्या करते थे, उसको स्टैम्प की तरह अलग अलग पेपर पे प्रेस करते थे, पुश करते थे, ठीक, जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं था, लेकिन हाँ लिखने से काम आसान था, ठीक है, और आइडेंटिकल कॉपीज इससे बन करके आती थी, राइट। तो ये लोग क्या करते थे, 594 एडी से ही ये चीज स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। क्यों स्टार्ट कर दिए थे भाई? क्योंकि इनके यहां एक बहुत ही बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम समझते क्या होता है? जैसे अपने आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वैसे ही सरकार चलाने के लिए ये लोगों के पास एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेसी था, ठीक। तो उसमें आने के लिए एग्जाम देना पड़ता था। जैसे आज यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस होते हैं, एनडीए के एग्जाम्स होते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स होते हैं अलग अलग गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिए। वैसे ही यहां पर भी गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हुआ करते थे, ठीक है। इन एग्जाम्स के लिए टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ती थी, राइट, और इस एग्जाम को कराने के लिए ढेर सारा पेपर वगैरह की जरूरत पड़ती थी, कॉपीज की जरूरत पड़ती थी, जो कि कहां से आती थी? इसी प्रिंटिंग से आती थी, इसी तरह वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से ही जो है कि वो किया जाता था, इसको बनाया जाता था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, बुद्धिज्म चाइना में आया, ठीक है, बुद्धिज्म चाइना में आया, फ्रॉम इंडिया चाइना गया, चाइना के बाद फिर यहां से लोग कहां पहुंचे? जापान पहुंचे। तो ये हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, या फिर जो भी ये अपना वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, वो 768 एडी के अराउंड जो है जापान पहुंचती है, ठीक है। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे वो लोग क्या किए, अपना पहला किताब प्रिंट किए इन 868 एडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 868 एडी में पहला बुक प्रिंट किए। उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था डायमंड सूत्र, ठीक है। 6 शीट्स थी, 6 शीट की किताब थी, एक टेक्स्ट था जिसको वुड कट टेक्नोलॉजी से जो है कि प्रेस करके बनाया गया, ठीक है। इस किताब का नाम था डायमंड सूत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना इसको, ठीक है, बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा गया है, ठीक। इसके बाद देखो क्या था, 18th सेंचुरी के अराउंड ये प्रिंट का टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जापान के कल्चर के साथ इंटरमिंगल होता है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे टोक्यो, जो जापान का कैपिटल सिटी है आज के टाइम पे है, उस पर्टिकुलर टाइम पे इसका नाम ईडो हुआ करता था। तो ईडो बिकेम अ कैपिटल फॉर प्रिंट टेक्नोलॉजी, राइट। अब यहां पर क्या होता था, यहां पर ज्यादातर चीजें प्रिंटिंग, जो भी रिटन टेक्स्ट कम प्रिंट होता था, लेकिन जो पेंटिंग्स वगैरह होती थी, एल्मनाक्स होते थे, एल्मनाक मतलब एक तरीके समझ लो कैलेंडर्स, ठीक है, वो चीजें ज्यादा प्रिंट की जाती थी, ठीक। इसी में एक नाम आता है जिसका नाम था, जिस बंदे का नाम था कितागावा उतामारो, ठीक है। कितागावा उतामारो एक जो है कि पेंटर थे, और एक आर्ट फॉर्म था जिसको बोला जाता था उकियो, ठीक है। एक आर्ट फॉर्म था जिसका नाम था उकियो। तो उकियो में क्या होता था कि जो भी डेली लाइफ में जैसे इंसान काम करता था, बिहेव करता था, उस टाइम पे जापान में कल्चरली डेली क्या होता रहता था, स्पेशली इन अर्बन एरियाज, वो सारी चीज़ों को पेंटिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था। उसी प्रिंट को हम लोग, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते थे? उकियो बोलते थे। तो उकियो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, ठीक है, फेमस हुआ, केवल और केवल जापान में ही नहीं, पूरे के पूरे यूरोप में, या फिर तुम्हारा जो रिच एलिट्स हुआ करते थे इन यूरोप और इन यूएस, वो सारे के सारे लोग इन चीज़ों को अपने यहाँ कलेक्शन के फॉर्म में देखना प्रेफर करते थे, राइट। तो अब होता क्या था कि ये सारे के सारे प्रिंट्स ऐसे थे जिसमें एक पेंटर का नाम सुने होंगे, डच पेंटर थे जिनका नाम था विंसेंट वैन गॉग, ठीक है। तो विंसेंट वैन गॉग को भी ये सारे प्रिंट्स क्या किए थे, इन्फ्लुएंस किए थे, ठीक है, कि भाई तुम भी अपना बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाओ, डेली लाइफ के स्ट्रगल्स और डेली लाइफ में क्या क्या खुशियां होती हैं, क्या क्या अच्छी चीजें होती हैं, क्या क्या बुरी चीजें होती हैं, सारे एक्सपीरियंसेस लोगों से शेयर करो, ठीक है। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। तो इनको भी रिप्रोड्यूस किया जाता था, किसके थ्रू? इसी वुड ब्लॉक टेक्निक के थ्रू, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें जो ओरिजिनल ड्राइंग होती थी, कॉपीज बनाते टाइम ओरिजिनल ड्राइंग अपना
लूज हो जाता था, खत्म हो जाता था, खराब हो जाता था। केवल और केवल जो प्रिंटेड फॉर्म था वही सरवाइव कर पाता था। ठीक, अच्छा, इसके बाद देखो, ये प्रिंट की बात हो गई कहां पे, एशिया में। अब इसके बाद प्रिंट पहुंचता है कहां पे, यूरोप में पहुंचेगा। अब प्रिंट जब यूरोप में पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा? प्रिंट को यूरोप में पहुंचने के लिए सबसे पहले एक जने का नाम आता है जिनका नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो वॉज एन इटालियन एक्सप्लोरर। ठीक है, मार्को पोलो कौन थे भाई? इटालियन एक्सप्लोरर थे। जैसे अपने यहां वास्को ड गामा आए थे, ठीक है, पुर्तगाल से, ठीक है ना, पुर्तगीज थे। वैसे ही 1295 में मार्को पोलो कहां पहुंचते हैं? चाइना में अपना एक्सप्लोर करके पहुंचते हैं। कहां वापस आते हैं? इटली वापस आते हैं। तो इनके बहुत पहले से, इनके आने के बहुत पहले से ही चाइना क्या कर रहा था? प्रिंटिंग वाली टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूज कर रहा था, राइट। तो अब यहां पर क्या हुआ कि वो सारी टेक्नोलॉजी ये लोग सीख के आते हैं। सीख के आने के बाद क्या करते हैं भाई? सीख के आने के बाद इसको यूरोप में परफेक्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इटालियंस क्या करना चालू कर दिए? बुक्स को ऐसे ही वुड ब्लॉक टेक्निक से ही बनाना चालू कर दिया। और ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये जो टेक्निक थी, ये धीरे धीरे करके पूरे के पूरे यूरोप में फैलती जा रही थी, ठीक है। अब धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी फैलने लगी, तो इसका मतलब जो प्रिंटिंग का वॉल्यूम हुआ करता था, पहले जितना किताबें छपती थी उससे ज्यादा किताबें अब छपना स्टार्ट हो गई, ठीक। अब देखो क्या हुआ कि हैंड रिटन, अब इसमें ऐसा नहीं हुआ कि हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट का नंबर कम हो गया। हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी भी छापी जाने लगी, अभी भी वैसे ही छप रही थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट थी उनको छापना या उनको जो है कि लिखना या उनको रिप्रोड्यूस करना या उनको दोबारा से कॉपी करना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट। और फ्रेजाइल होती थी, आसानी से टूट जाती थी। इसके साथ साथ उनका प्रेजर्वेशन वॉज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। कॉपीइंग वॉज वेरी कॉस्टली, ठीक। तो ये सब चीजों की वजह से डिमांड जितना तेजी से इंक्रीज हो रहा था, उतना तेजी से प्रिंटिंग जो था वो उतना तेजी से इसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो इसका मतलब एक नई टेक्नोलॉजी का नीड था वहां पर, ठीक है। कुछ ऐसा चीज चाहिए था जिसको कि जल्दी से प्रिंट किया जा सके और जो रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट है वो क्या हो जाए? चीपर हो जाए, सस्ता हो जाए, ठीक है। तो अब इसी में डिफरेंट टाइप के लोग, डिफरेंट तरह के लोग, अलग अलग इन्वेंटर्स हुआ करते थे। वो लोग अपना कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चालू किए, लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस मिलता है एक आदमी को जो जर्मनी में रहता था। जर्मन जो है कि गोल्ड स्मिथ था, उसका नाम था योहान गुटेनबर्ग, ठीक है। तो योहान गुटेनबर्ग की बात करते हैं अब हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट योहान गुटेनबर्ग। तो भाई देखो, गुटेनबर्ग क्या था कि एक जर्मनी में रहता था और इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़े मतलब एग्रीकल्चरल स्टेट में रहता था। एग्रीकल्चरल स्टेट मतलब कि खेत पे, मतलब फार्म वगैरह था उसका, उसके पिताजी का या फिर उनके घर वालों का बहुत बड़ा, वहीं पे वो रहता था और वहीं पे अलग अलग तरीके का काम सीखता था। जैसे वहां पर ऑलिव का प्रेस था उनके यहाँ। ऑलिव प्रेस क्या होता है? जैसे तेल निकालते हैं हम लोग, सरसों का तेल बनाते हैं। सरसों का तेल निकालने के लिए क्या चीज चाहिए होता है भाई? सरसों का पेड़ लगाया जाता है, पौधा लगाया जाता है, ठीक है, उससे सरसों निकाला जाता है और फिर उसको पीस करके, प्रेस करके क्या बनाते हैं? उससे ऑयल निकालते हैं, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल निकालते हैं। ऐसे ही वहां पर ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था। जैसे पिज्जा वगैरह खाने जाओ पिज़्ज़ेरिया में तो वहां पे तुमको ऑलिव ऑयल मिलता है, ठीक है, बहुत ही हेल्दी माना जाता है। और ऑलिव ऑयल जो है कि प्रेस इनका हुआ करता था, तो उसको, उसके बेसिस पे इनको पता चला कि यार हम क्या कर सकते हैं कि ऑलिव प्रेस का यूज करके हम पेजेस के ऊपर चीजों को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक। पहली चीज ये पता चली। दूसरा चीज कि ये गोल्ड स्मिथ भी थे और द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन ये जो है कि सीखे थे कि स्टोन्स को कैसे पॉलिश करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ लेड के मोल्ड कैसे बनाने हैं, जिसके बेसिस, जिसमें जो है कि मेटल वगैरह को शेप दिया जाता था, ठीक है। तो ये सब चीजों से क्या सीखे कि लेड के मोल्ड से सीखे कि डिफरेंट लेटर्स को कैसे हम जो है कि वो करेंगे, फोर्ज करेंगे, ठीक है। मेटल के लेटर्स या स्टील के लेटर्स कैसे फोर्ज करेंगे और उन लेटर्स को अरेंज करके हम कैसे प्रिंटिंग कर सकते हैं यूजिंग ऑलिव प्रेस, ठीक। तो इन दोनों चीजों को कंबाइन करके जब प्रिंटिंग प्रेस बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि सबसे पहली बुक जो वो छापते हैं, इट वाज द बाइबल, ठीक है। और 3 साल के अंदर अराउंड 180 कॉपीज प्रिंट हुई बाइबल की,
ठीक, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ही फास्ट जो है कि प्रोडक्शन था। ठीक, 180 कॉपीज ऑफ बाइबल, जिसको पहले छापने में 50 लोग 100 लोग लग रहे हैं, फिर भी जो है कि 5 साल का समय लग रहा है। ठीक है, 5 साल 6 साल का समय लग रहा है। तो अब 180 कॉपीज को 3 साल के अंदर ही प्रिंटिंग प्रेस से छाप करके जो है कि वो कर दिया गया, मार्केट में ले आया गया। ठीक, अब देखो क्या हुआ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस बढ़ते चले गए, ये टेक्नोलॉजी अब सारे लोगों को पता चलने लगी। ठीक है, लोग इसमें और इंप्रूवमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए, और इंप्रूवमेंट्स करते 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 हुआ क्या अल्टीमेटली कि 15 सेंचुरी जैसे स्टार्ट होता है, 15 सेंचुरी के स्टार्टिंग में, फर्स्ट हाफ में हम लोग या सेकेंड हाफ में हम लोग देखे थे कि अराउंड 20 मिलियन कॉपीज जो है कि छापी गई किताबों की। ठीक है, किसी भी किताब का, मल्टीपल किताब्स का लगभग लगभग 20 मिलियन कॉपीज छापी गई। 20 मिलियन मतलब कितना हो गया, 2 करोड़ कॉपीज हो गई। ठीक, और जब 16 सेंचुरी के स्टार्टिंग में जाते हैं हम लोग, तो ये नंबर बढ़ करके कितना हो गया, 200 मिलियन कॉपीज हो गई। ठीक है, 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया, इसका मतलब 2 चीजें हुई, टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव किया पहली बात, और दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था, नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बढ़ना स्टार्ट हो गया। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये था कि भाई इतना ज्यादा डिमांड भी तो होना चाहिए, तो इसका मतलब एक डिमांड भी क्रिएट हो रहा था। लोग अब पढ़ना लिखना स्टार्ट कर रहे थे, लोग और ज्यादा लिटरेट हो रहे थे, और इसके साथ साथ अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीडिया प्रोड्यूस हो रहा था। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीडिया क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, और इसके साथ साथ साइंटिफिक आइडियाज भी एक्सप्रेस किए जा रहे थे। लोगों के मन में जो बातें पहले थी, पहले हुआ करती थी, वो जो दूसरों को नहीं बता पाते थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, वो सारी की सारी चीजें अब एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तब देखो क्या हुआ इसके बाद। ओके, आफ्टर दैट, हाँ, अब बात करेंगे हम लोग इसकी प्रिंट रेवोल्यूशन की। ठीक है, तो प्रिंट रेवोल्यूशन बेसिकली था क्या कि जब एक्सेस मिल गया लोगों को। ठीक, क्यों, क्योंकि पहले किताबें महंगी हुआ करती थी। पहले जो भी टेक्स्ट था, कोई भी किताब एक्वायर करना या फिर किताब कोई खरीदना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड इट वॉज वेरी कॉस्टली। और किताब एक बार तुम पढ़ लिए तो भाई उसके बाद उसका काम खत्म, है ना, वो नॉलेज तुमको मिल गई। अब क्या करोगे, तो अब क्या हुआ कि जब किताबें मिलनी स्टार्ट हो गई या सस्ती मिलने लगी, तो लोगों का पढ़ने की तरफ या फिर बुक्स रीड करने की तरफ रुझान बढ़ने लगा। ठीक, रुझान बढ़ने लगा, इसका मतलब एक नया कल्चर ऑफ रीडिंग स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब पहले ये रीडिंग कल्चर केवल और केवल किसके पास था, एलीट्स के पास था। एलीट लोग कौन हुआ करते थे, जिनके पास पैसा हुआ करता था। ठीक है, तो एलीट्स के पास क्यों था पहले केवल, क्योंकि बुक्स महंगी हुआ करती थी, बुक्स कॉस्टली पड़ती थी, और सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ये रीडिंग मेनिया जो था या फिर जो प्रिंट रेवोल्यूशन था, उसकी वजह से लोग, ऐसे लोग जो पहले किताब का मुंह भी नहीं देखे थे, किताबें देखे भी नहीं थे कि कैसी हुआ करती हैं, क्या हुआ करती हैं, लोग उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो भाई अब देखो एक चीज समझना कि जैसे जैसे अब यहां पर क्राउड बदल रहा है, मार्केट बदल रहा है। ठीक है, जो लोग पहले एलिट्स हुआ करते थे वो सोफिस्टिकेटेड लिटरेचर फॉलो करते थे। ठीक है, ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा जो है कि रिफाइंड वे में पेश की जा रही हैं, या फिर भाषा बहुत ही शुद्ध है। ठीक है, भाषा की शुद्धता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। लेकिन अब जैसे जैसे ऐसे लोगों के पास पहुंचने लगा जो लोग उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो लोग जो बड़ी बड़ी भाषा या बड़ी बड़ी बातें या बड़े बड़े शब्द जो है कि इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, उनके साथ क्या था कि उनको अपनी भाषा में चीजें चाहिए होती थी। ठीक, तो इसी वजह से जो टाइप ऑफ लिटरेचर था वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, कॉस्ट भी कम हो गया, टाइम और लेबर भी कम हो गया इस वजह से, और वॉल्यूम ऑफ बुक्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक, मल्टीपल कॉपीज बड़े आसानी से बनाई जा सकती हैं। राइट, अब हुआ क्या कि बहुत सारे तरीके के शॉर्ट में प्लेज हो गए या फिर बैलेड्स हो गए। बैलेड समझते हो, बैलेड मतलब जैसे वो तुम्हारे जो गाने होते हैं ये वाले अरिजीत सिंह वाले, ठीक है ना, सैड सॉन्ग्स, तो वो सारे के सारे सॉन्ग्स लोग अपना छापना चालू कर दिए, पोएम्स लिखना चालू कर दिए, पोइट्री लिखना चालू कर दिए, बायोग्राफी लिखना चालू कर दिए, ऑटोबायोग्राफी लिखना चालू कर दिए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट यहां पर लोग बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, चलो अब देखो इस टाइम पे जो पूरा का पूरा ये ट्रांजिशन था बुक्स का, ये ट्रांजिशन इतना भी आसान नहीं हुआ करता था। क्यों, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनता थी जिसको अभी भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, जो इलिटरेट थी। ठीक,
तो लिटरेसी रेट को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। ठीक है, अब लिटरेसी जब तक इंप्रूव नहीं हो जाता है तब तक ऐसी चीजें छापनी है जो लोग पढ़ने के साथ साथ सुन के इंजॉय कर सके। तो उस वजह से उस टाइम पे फोक टेल्स छपना चालू हो गई। इसके साथ साथ यही बैलड्स वगैरह और सॉन्ग्स और जो है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रामास छपना चालू हो गए, जिसकी वजह से लोग उसको पढ़ने से ज्यादा बोल करके या सुन करके एंजॉय करें। ठीक है, अच्छा, अब इसकी वजह से ऐसे लोग जो पढ़ना जानते थे और ऐसे लोग जो पढ़ना नहीं भी जानते थे, ये दोनों लोग आपस में इंटरमिंगल होना स्टार्ट हो गए। ठीक, आइडियाज का एक्सचेंज होने लगा। अब देखो क्या होता है कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है ना, नई चीज आती है, तो हमेशा उसको लेकर के कुछ ना कुछ बवाल भी होता है। ठीक है, जैसे 5G जब आया था तो यूएस जैसे देशों में ये अफवाह फैल गई थी कि ये 5G हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, इसी की वजह से कोरोना फैला था, इसी की वजह से मतलब दुनिया भर की बातें हुई थी। ठीक, तो जैसे स्टार्टिंग में इंडिया में ही जब ये चीज़ें हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पोल लगने स्टार्ट हुए थे, खंबे लगने स्टार्ट हुए थे, या फिर टेलीफोन के लिए पोल लगना स्टार्ट हुआ था, टेलीफोन वायर्स के लिए, तो उस टाइम पे लोगों के मन में डर था कि अंग्रेज हम लोगों को जो है कि इसी पोल पे लटका देंगे, तो लोग पोल लगाना बंद करवा दिए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी नई चीज अगर सामने आती है तो लोग उसको हमेशा अपोज करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा हर नई चीज लोगों के समझ में नहीं आती है, समझ से बाहर रहती है। तो लोगों को पहले उसके बारे में एक्सप्लेन करना, समझाना भी होता है कि भाई ये तुम्हारे क्यों फायदे में आएगी, क्या फिर इससे क्या तुमको फायदा हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज अगर नहीं समझाई जाएगी तो हमेशा लोग क्या करेंगे, उसको अपोज करने का कोशिश करेंगे। खैर, इसी में एक और चीज होता है जिसको अब देखो हुआ क्या कि भाई लोगों के पास अब आइडियाज आने लगे, इजियर एक्सेस इजियर हो गया। ठीक है, दूसरों के आइडियाज भी आसानी से आ रहे हैं, इसके साथ साथ अपने आइडियाज भी आसानी से लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब इन चीजों की वजह से क्या हुआ कि लोग एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का काम करने लगे, आइडियाज एक्सचेंज करने का काम करने लगे। अब यहां पर क्या होता है कि 1517 में एक जने थे जिनका नाम था, रिलीजियस रिफॉर्मर थे, मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर भाई साहब क्या किए कि 95 थीसिस नाम का एक बुक लिखे। ठीक है, और इसमें जो रोमन कैथोलिक चर्च के बहुत सारे रिचुअल्स हुआ करते थे उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किए। ठीक, अब देखो था क्या, समझना ध्यान से, किसी भी रिलीजन में हमेशा से, आज से नहीं हमेशा से ही कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज रही हैं। ठीक है, कोई भी रिलीजन उठा लो, हर रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिससे कि लोगों का या फिर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का बुरा हुआ हो। ठीक है, देखो अगर तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि हमारे यहां नहीं था ऐसा या हमारे यहां नहीं होता ऐसा, तो भाई ये एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक, सबसे पहले अगर गलतियां हैं, अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखना होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग को रास्ता निकालना होगा कि इन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाए। ठीक, और फिर इसके बाद तभी जाकर के उस देश में या फिर उस पर्टिकुलर रिलीजन में लोग क्या कर पाएंगे भाई, एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। क्योंकि सोसाइटी एक सेक्शन से नहीं चलती, एक आदमी से नहीं चलती। कहीं पर भी कोई भी आदमी आज तक पूरे दुनिया में इतिहास उठा करके देख लो, कोई भी इंसान अगर अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने का कोशिश किया है और अपने आइडियाज को यूनिलैटरली इंपोज करने का कोशिश किया है, तो वहां पर केवल और केवल डिस्ट्रक्शन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी डिस्ट्रक्शंस हो ही रहे हैं, अभी भी चीजें चली रही हैं, ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स है दुनिया में। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी रिलीजन को अगर सुधारना है तो उनके उस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हमारे रिलीजन में प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे आपस में, ताकि कोई एक्सटर्नल आदमी आकर के उस चीज को सुधारने के बजाय बिगाड़ ना सके। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, कुछ लोग मठाधीश बन के बैठ जाते हैं और फिर अपने हिसाब से नियम कानून को एक्सप्रेस करना या फिर इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो रोमन कैथोलिक चर्च में भी ऐसे ही कुछ लोग थे, वो लोग भी बाइबल के आइडियाज को या फिर द आइडिया ऑफ गॉड को अपने तरीके से इंटरप्रेट करना चालू कर दिए। ठीक है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, बहुत बड़े सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज को क्या करना पड़ा, नुकसान का सामना करना पड़ा था। ठीक है, इन्हीं चीजों के खिलाफ थे कौन, मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर ये 95 थीसिस केवल इस चीज को लिए लिखते हैं कि भाई जो भी प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स रोमन कैथोलिक चर्च में
खराब हो रही हैं, गलत हो रही हैं, माल प्रैक्टिसेस हैं, जिनको जिनको सोसाइटी को जो है कि नुकसान पहुंच रहा है जिन चीजों से, उन चीजों के बारे में, उन चीजों को क्रिटिसाइज करते हुए 95 थीसिस लिखा गया। और जैसे ही जब ये प्रिंट में आया, ठीक है ना, अब ये सोचो कि अगर ये चीज वो पहले किए होते, प्रिंट टेक्नोलॉजी आने के पहले किए होते, तब क्या होता। देखो, तो प्रिंटेड कॉपी जब जो है कि, और इसका एक प्रिंटेड कॉपी पोस्ट कर दिए थे कहां पे, जाकर के पेस्ट कर दिए थे चर्च ऑफ विटनबर्ग के डोर पे, और बोले थे और चैलेंज किए थे रोमन कैथोलिक चर्च को कि कोई भी आदमी पूरे के पूरे रोमन कैथोलिक चर्च में से अगर इन आइडियाज को लेकर के या फिर इन बातों को लेकर के हमसे डिबेट, पब्लिक डिबेट करना चाहता है कभी भी कहीं पर भी, तो हम तैयार हैं। ठीक है, जो कि कभी हुआ नहीं। लेकिन इनके ये कहने से होता क्या है कि इनकी राइटिंग्स लगातार रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई बड़े नंबर्स में, और लोग पढ़ने लगे इसको। और मतलब ऐसा था कि एक करीब करीब एक महीने या एक महीने 2 महीने के अंदर ही 5000 कॉपीज 95 थीसिस की बिक गई थी। अब अगर इनको पब्लिक का सपोर्ट नहीं रहा होता, या फिर अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं रहा होता जिससे इनके आइडियाज एक्सप्रेस ही नहीं हो पाए होते या फिर प्रोपोगेट ही नहीं हो पाए होते लोगों में, तो इनको भी गैलीलियो की तरह बीच चौराहे पर ले आकर के लटका दिया जाता। ठीक है, केवल और केवल यह बात बोलने के लिए कि भाई दुनिया का सेंटर अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी हुई हैं, है ना। रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत सारे जो है कि प्रॉब्लम्स थे, जैसे जो भी वुमेन वहां पर साइंस को प्रैक्टिस करती थी, एस्ट्रोनॉमी प्रैक्टिस करती थी, या फिर किसी भी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री या कुछ भी पढ़ने का कोशिश करती थी, तो उनको विच की तरह ब्रांड करके अलग अलग इनकी इसके लिए भी एक किताब छापी गई कि हाउ टू किल विचेस, ऐसा करके अलग अलग टाइप जो है कि उनको कैटेगराइज किया गया। और कैटेगराइज करने के साथ साथ वो किताब छाप करके पूरे के पूरे चर्चेज में फैलाया गया, प्रोपोगेट किया गया। और प्रोपोगेट करके ये निर्देश दिया गया कि भाई तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है कि आइडेंटिफाई करोगे, और आइडेंटिफाई करके कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे। क्यों? क्योंकि वो जो प्रैक्टिसेस हैं वो बाइबल के अगेंस्ट हैं। ठीक है, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए कि भाई अगर कोई साइंटिफिक आइडिया आकर के हमारी बात को गलत साबित करता है, तो हम उस साइंटिफिक आइडिया को एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम था, अब इसमें हम लोग ये सुधार करेंगे। लेकिन नहीं। ठीक है, तो खैर यहां पर क्या होता है कि वास्ट नंबर्स में लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब अगर हम वही बता रहे हैं कि अगर मान लो ये आइडियाज लोगों तक प्रोपोगेट ही नहीं हुए होते, तो लोगों को पता ही नहीं चला होता कि मार्टिन लूथर कौन है, और अगर पता नहीं चला होता तो उनको फिर डिस्पोज करना बहुत ही आसान काम हो जाता। अब ये रेवोल्यूशन इतना बड़ा हो गया कि इसकी वजह से एक रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की वजह से ही जो भी माल प्रैक्टिसेस या जो भी गलत प्रैक्टिसेस रोमन कैथोलिक चर्च में होती थी, उनको उनमें सुधार किया गया। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर जो है कि कम किया गया। अच्छा, और मार्टिन लूथर ये बात बोले थे कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। ठीक है, तो ये लाइन कभी कभी आ जाती है कि भाई कौन लिखा था और क्यों लिखा था। तो अब इसके पीछे का लॉजिक तुमको समझ में आया होगा। अब जब भी आंसर्स लिखना है, हम बार बार बोले हुए हैं कि अपने को कैसे लिखना है, डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स में, 3-4 बुलेट पॉइंट्स में करके लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, 16th सेंचुरी के टाइम पे ही एक आदमी था, हाँ 16th सेंचुरी के टाइम पे ही एक आदमी था जिसका नाम था मेनोकियो। मिलर था, मिल में काम करता था इटली में। वो क्या करना चालू करता है, किताबें पढ़ना चालू कर देता है। अच्छा, अच्छी बात है भाई, किताबें पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब किताबें जो भी उसके लोकेलिटी में मिलती थी वो पढ़ने लगा, और उसके साथ साथ एक काम और किया कि जो भी बाइबल में क्रिएशन, व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन लिखा हुआ है, उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया कि भाई हम ऐसा समझते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो इससे रोमन कैथोलिक चर्च बहुत ही ज्यादा जो है कि गुस्से में आ गया, और चर्च स्टार्ट कर देता है इंक्विजिशंस करना। इंक्विजिशंस में क्या होता था, एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई जाती थी, जो केवल और केवल ये चीज को जो है कि फोकस करता था कि कोई भी आदमी किस तरीके से चर्च के बारे में या फिर रिलीजन के बारे में क्या बातें बोल रहा है।
ठीक है, और उसकी बातें अगर इन लोगों को हेरेटिकल लगती थी, हेरेटिकल का मतलब कि अगर किसी तरीके से यहां पर भगवान की या फिर जो भी कैथलिक रोमन कैथलिक चर्च है उसके बारे में कुछ भी खराब बोला जा रहा है, बुरा बोला जा रहा है, या उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से नहीं है, तो उसको क्या कर दिया जाता था भाई, तुरंत जो है कि पकड़ा जाता था और उसको उसके अकॉर्डिंग सजा दी जाती थी। अब ऐसे ही मेनोकियो को क्या किया गया, 2 बार पकड़ा गया, ठीक है, और अल्टीमेटली उसको क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो भी आइडिया ऑफ गॉड था, आइडिया ऑफ क्रिएशन था, उसको वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब इन चीजों की वजह से रोमन कैथलिक चर्च क्या करना चालू कर दिया, जो भी रीडिंग्स थी, जो भी फेथ के खिलाफ क्वेश्चन करता है, कोई भी आदमी अगर रिलीजन के खिलाफ क्वेश्चन करता है, कोई भी आदमी अगर गॉड के खिलाफ क्वेश्चन करता है, तो उन सारे क्वेश्चंस को यह माना गया कि भाई ये क्या है, ये भगवान की निंदा है और ये भगवान का निंदा हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और जो भी किताबें ऐसी लगती थी जो कि रिलीजन के खिलाफ बोली जा रही हैं, चर्च के खिलाफ बोली जा रही हैं, उसका एक इंडेक्स बनना चालू हो गया। इंडेक्स मतलब उसका एक लिस्ट बनना चालू हो गया 1558 से, और उनको क्या कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया और उनका नामो निशान मिटा दिया गया। जो भी राइटर्स और बुक सेलर्स और पब्लिशर्स इन चीजों को पब्लिश करते थे, उनको क्या किया गया भाई, उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए गए, और उसके साथ साथ कभी कभी उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता था। ठीक है, मेनोकिया इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ठीक है, तो प्रिंट की वजह से आइडियाज को लोग एक्सप्रेस करना चालू कर दिए, और अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके की बातें एक दूसरे से शेयर करना स्टार्ट कर दिए। तो इस पे एक पब्लिक डिबेट भी स्टार्ट हो जाती थी, और किसी भी जगह पे, किसी भी रिलीजन में या किसी भी सोसाइटी में डिबेट होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे, जब तक हम लोग चीजों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक वो प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन निकल करके नहीं आएगा। तब तक हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाएंगे भाई ना, तब तक तुमको ऐसी चीजें जो सामने वाले की प्रॉब्लमैटिक लगती हैं, उन चीजों के बारे में तुमको पता ही नहीं चलेगा कि भाई वो प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्यों। ठीक है, तो सामने वाला अगर कुछ कर रहा है, कोई इंसान कुछ कर रहा है, वो चीज हमको पसंद नहीं आ रही है, तो उसके पीछे का लॉजिक भी समझना पड़ेगा। उसके पीछे का लॉजिक समझ में आएगा अगर इंसान को, तभी एक्सेप्टेंस बढ़ता है। ठीक है, खैर अगली बात, अब इसके बाद देखो क्या होता है, एक रीडिंग मेनिया चालू हो गया। ठीक है ना, अब लोग क्या हो गए भाई, 18th सेंचुरी के टाइम तक आते आते, अब देखो जैसे जैसे टाइमलाइन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या होता है, 18th सेंचुरी में आते आते लिटरेसी रेट क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूरोप में, जिसमें कि जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह थे उनका बहुत बड़ा रोल था। वो बच्चों के लिए स्कूल बनाना स्टार्ट कर दिए, वुमेन को एजुकेट करने के लिए डिफरेंट स्कूल बनाना चालू कर दिए, कॉलेजेस बनाना चालू कर दिए, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जो बुक सेलर्स हुआ करते, इसकी वजह से जो डिमांड था किताबों का, वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ने लगा। किताबों का डिमांड इंक्रीज होने की वजह से बुक सेलर्स क्या करने लगे, छोटे छोटे पेडलर्स को बुलाते थे, हॉकर्स को बुलाते थे। ये गांवों में, शहरों में घूम घूम करके छोटी छोटी किताबें बेचते थे। ठीक है, और अलग अलग कैलेंडर्स वगैरह हो गए या फिर एल्मनैक्स हो गए, ये सब चीजें बेचते थे। इसके साथ साथ छोटे छोटे यही बैलड्स हो गए, फोक टेल्स वगैरह हो गए, ये सब क्या किया जाने लगा, लोग बेचना चालू कर दिए। ठीक, अब देखो क्या था कि बहुत सारे लोग किसके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते थे। रीडिंग क्या हो गया, एंटरटेनमेंट का एक साधन हो गया, है ना। जैसे अभी एंटरटेनमेंट का साधन क्या है, मोबाइल निकाले, रील देखना चालू कर दिए। ठीक है, इंस्टा खोल लें, रील देखना चालू कर दिए। तो अब जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहां जाकर के हर जगह हम लोग केवल स्क्रोलिंग ही कर रहे हैं, डूम स्क्रोलिंग जिसको बोलने लगे लोग। ठीक, तो ये एंटरटेनमेंट का एक साधन हो गया। ठीक है, वेब सीरीज लगा के देख लिए, मूवी आई मूवी लगा के देख लिए, नेटफ्लिक्स खोल लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो गई, एंटरटेनमेंट का साधन है अभी के लिए। उस टाइम पे एंटरटेनमेंट का क्या साधन हुआ करता था, किताबें हुआ करती थी, नॉवेल्स हुआ करते थे, बुक्स हुआ करते थे, शॉर्ट स्टोरीज हुआ करती थी, पोएम्स हुआ करते थे, फोक टेल्स हुआ करते थे। ये सारी चीजें क्या थी, ऑर्डिनरी रीडर्स तक पहुंचने लगी अब। ठीक है, इंग्लैंड में इसके एग्जाम्पल सब देखो, इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स बिकने लगी। ठीक है, एक एक पेनी की किताब बिकने लगी। ठीक, पेनी चैप बुक्स जिसको बुलाया जाता था। ठीक है, और जो भी लोग ये किताबें बेचते थे, पेनी चैप बुक्स, उनको चैपमैन बोला गया। ठीक, तो
ये क्यों था? ताकि जो पुअर थे, बहुत गरीब लोग भी हैं, वो लोग भी क्या कर सके, इस चीज को अफोर्ड कर सके, राइट। ऐसे ही फ्रांस में बिलियोथिक ब्लू करके किताबें छपने लगी, जो कि बहुत ही लो प्राइस जो है कि किताब हुआ करती थी, बहुत ही चीप क्वालिटी के पेपर पे छापी जाती थी और ब्लू कलर के कवर्ड्स में बेची जाती थी। ये इसका फीचर था, ठीक है। अब इसके साथ साथ साइंटिफिक आइडियाज भी लोगों तक पहुंचना चालू हो गए। लाइक जैसे सर आइजैक न्यूटन अपना जो है कि किताबें पब्लिश करना चालू करे, प्रिंसिपा मैथमेटिका करके किताब थी इनकी, वो छापे थे, ठीक है। और साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स अब एक साथ आने लगे। तो तुम देखे होगे कि क्लास 9-10 में अभी भी पढ़ रहे होगे तुम लोग, केमिस्ट्री वगैरह पढ़े होगे, तो उसमें तुमको देखने को मिलेगा कि भाई कि इसी पीरियड ऑफ टाइम में 1600-1700 के टाइम में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होने लगे, ठीक है। जो भी तुम्हारा पढ़े होगे तुम लोग उनके बारे में, क्या नाम है, थियरी जो दिए थे मैटर वाला, क्या नाम था यार, उनका नाम ही नहीं याद आ रहा है अभी, जो भी थे देख लेना, ठीक है। तो वो हो गए। इसके साथ साथ बोर मॉडल तुम लोग पढ़े होगे, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़े होगे, सब डिफरेंट चीजें पढ़े होगे। तो ये सारी सारी चीजें क्या थी भाई, किसी मतलब 2 सेंचुरी के बीच में ही थी, 200 साल के बीच में ही सारा ज्यादातर चीजें हो रही थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब का डिस्कवरी वगैरह हुआ। ये सब चीजें इसी टाइम पे क्यों हो रही थी? और फिजिक्स में इतना तेजी से इंप्रूवमेंट हुआ। आइजैक न्यूटन भाई साहब आए, वो अपना जो है कि ग्रेविटेशन का लॉ वगैरह दे करके गए थे, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया दे के गए थे, जो भी तुम्हारे 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं वो दे करके गए थे। तो ये सब चीजें जो है कि इतना सारा जो भी टेक्स्ट था, साइंटिफिक टेक्स्ट था, जो लोग इंडिविजुअली अलग अलग देशों में बैठ करके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन अब सबको एक्सेस मिलने लगा उसका। जब सबको इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल गया तो आइडियाज का एक्सचेंज आसानी से होने लगा। आइडियाज का एक्सचेंज आसानी से होने लगेगा तो नए आइडियाज भी आसानी से आएंगे, ठीक है। इस वजह से साइंटिफिक डिस्कवरी इन दिस पीरियड ऑफ टाइम वाज वेरी फास्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखो अगली कहानी क्या थी कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे थे, देखो 18th सेंचुरी के अराउंड देखो क्या होता है कि किताबें एक माध्यम बन गई किस चीज का, प्रोग्रेस का, और लोगों का जो भी लोगों को एनलाइट करने का एक तरीका मिल गया, ठीक। अब इसमें हुआ क्या कि बहुत सारे बिलीवर्स ऐसे थे, बहुत सारे लोग ऐसे विश्वास रखते थे कि ये जो प्रिंट है, ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, या फिर ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, ये क्या करेगा, डेस्पोटिज्म से लोगों को रिमूव करेगा, हटाएगा, डेस्पोटिज्म को रिमूव करेगा, जो निरंकुशता है उससे लोगों को छुटकारा देगा, ठीक है, टायरनी से छुटकारा देगा। इसी में एक आदमी थे जिनका नाम था लुई सेबेस्टियन मोर्सियर, ठीक। एक नोवेलिस्ट थे, नोवेल लिखते थे 18th सेंचुरी में फ्रांस में, और ये डिक्लेयर किए कि भाई प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे, ठीक है। देखो 2 चीजों के बारे में बात की है। एक तो बात की प्रिंटिंग प्रेस के बारे में कि भाई ये क्या है, मोस्ट पावरफुल इंजन है किस चीज का, प्रोग्रेस का, ठीक। तो प्रोग्रेस का इंजन क्यों हुआ भाई? प्रोग्रेस का इंजन इसलिए हुआ क्योंकि आइडियाज का एक्सचेंज बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक, सबको सबकी बातें पता चल रही हैं। दूसरा चीज पब्लिक ओपिनियन, इन किताबों की वजह से पब्लिक ओपिनियन बनेगा। इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आता है तो फिर तुम ओपिनियन बनाना चालू करते हो, और अगर फैक्ट बेस्ड ओपिनियन तुम्हारे पास है तो तुमसे बढ़िया आदमी कोई नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक ओपिनियन बनने लगा, और ये एक ऐसा फोर्स है जो क्या करेगा, डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म मतलब निरंकुशता, निरंकुशता मतलब कि भाई कोई राजा बैठ करके यूनिलैटरली डिसीजन ले रहा है कि क्या होना चाहिए देश में, वो चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अब एक आइडिया आया और उस आइडिया के बेसिस पे उनका ओपिनियन बना, ठीक है। तो इसीलिए बोले कि भाई ट्रेम्बल, ट्रेम्बल, कांपो, थर थर कांपो, देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में भी तुमको पूछा जा सकता है। आई बात समझ में? चलो भाई बढ़ते हैं आगे फिर। हां अब देखो इसके बाद अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग आज से नहीं पढ़ रहे हैं, न जाने बहुत जमाने से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रिंट से क्या रिलेशन है सर? तो देखो भाई
प्रिंट क्या किया? सबसे पहली बात, पॉपुलराइज किया आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स जैसे जीन जैक रूसो, वोल्टायर और जॉन लॉक। ऐसे लोगों के आइडियाज को क्या करता है? प्रोपोगेट करता है, आगे आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक, और जो लोग जो ये आर्ग्यूमेंट्स ये दे रहे थे, बोले कि भाई जो भी तुम्हारा रूल वो होना चाहिए, नियम कानून होना चाहिए, रूल होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए? रीजन पे बेस्ड होना चाहिए रादर देन कस्टम। और ये डिमांड करने लगे कि हर चीज को क्या करो? जज करो और रीजन और रैशनैलिटी का यूज करो। ठीक, आज हम लोग यही चीज थोड़ा कम करने लगे हैं। हम लोगों को भी अपने आइडियाज और अपने जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमेशा रैशनली सोचना चाहिए और उसके साथ साथ एक रीजन होना चाहिए कोई भी काम करने का। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इमोशनल होने से हम लोगों का काम होने वाला नहीं है। इमोशनल होना हमेशा प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है, होता है कभी कभी, लेकिन रैशनैलिटी तुम्हारे साथ हमेशा होनी चाहिए। इमोशंस के साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं और बिना इमोशन के कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन केवल और केवल इमोशन के बेसिस पे अगर तुम काम करोगे तो इसका मतलब गलत डिसीजंस लेने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो तुम्हारे डिसीजंस के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक या रीजन होना चाहिए। इसके बाद देखो क्या हुआ, प्रिंट क्या करता है? दूसरा चीज, न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, जो हम बात अभी कर रहे थे कि भाई डिबेट और डायलॉग ये दोनों चीजें स्टार्ट हो गई, राइट। और डायलॉग और डिबेट क्या करता है भाई? रीइवैल्यूएट करने का मौका देता है तुम्हारे ऑप्शंस को। ठीक है, डिस्कशंस और डिबेट हमेशा तुमको दोबारा सोचने का एक अवसर प्रदान करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ तीसरा चीज कि रॉयल्टी को और जो भी उनकी फॉल्स मोरालिटी थी उसको क्रिटिसाइज करने का काम किया। ठीक, रॉयल्टी को मॉक करना क्यों जरूरी है भाई? यहां पर क्यों जरूरी था? यहां पर जरूरी इसलिए था क्योंकि ये लोग जो भी रॉयल्स थे या फिर जो भी लोग फर्स्ट स्टेट को बिलोंग करते थे, ये लोग अपना शीशा बना के रखे हुए थे, चीजों को देखने का नजरिया बना के रखे हुए थे। इस नजरिए में ये था कि भाई कोई गरीब हमारे यहां है ही नहीं और जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा हमेशा। ठीक, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको अपना जेवा भरने से मतलब है। तो ये जो इनका फॉल्स मोरालिटी था, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी था। और जब तक इनको मॉक नहीं किया जाएगा, इनका हंसी नहीं उड़ाया जाएगा, तब तक ये चीज टूटने वाली नहीं है, ये घमंड टूटने वाला नहीं है। समझे बात को? तो ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ जब प्रिंट में रेवोल्यूशन आया, जब लोग पढ़ना चालू कर दिए, जब आइडिया एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो गए, तब हुआ। ठीक है, चलो भाई अगली बात करते हैं अब। 19th सेंचुरी में क्या हुआ? देखो भाई, 19th सेंचुरी आते आते अब डिफरेंट टाइप का पब्लिक जो है कि पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो 19th सेंचुरी में अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी अलग अलग टाइप से चीजों को, अलग अलग टाइप की चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन आ गया किसका? स्कूल टेक्स्ट बुक का। ठीक, अब स्कूल टेक्स्ट बुक क्या हो गया भाई? ये एक बहुत ही क्रिटिकल चीज हो गया किसके लिए? जितनी भी पब्लिशिंग इंडस्ट्री थी पूरी पूरी उसके लिए। ठीक, एक चिल्ड्रन के लिए अलग से, बच्चों के लिए अलग से प्रेस बनाया गया जो केवल और केवल एक काम करेगा, बच्चों के लिए लिटरेचर को प्रिंट करेगा। ठीक है ना, ये कहां बनाया गया? फ्रांस में 1857 में बनाया गया। इसके साथ साथ एक और टाइप के लोग थे जो वर्कर्स क्लास हुआ करता था। ठीक है ना, तो ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी ये क्या करते हैं भाई? सालों लगाते, बहुत समय का जो है कि रिसर्च करते हैं और जो भी ट्रेडिशनल फोक टेल्स वगैरह हुआ करते थे वो ये लोग क्या किए? गैदर करना स्टार्ट कर दिए और इसको कलेक्ट करके एडिट किए और एडिट करके इसको फिर 1812 में पब्लिश किए। ये किसके लिए हुआ करता था? जो भी पीजेंट्स वगैरह हो गए, किसान हो गए, या फिर जो भी वर्कर क्लास हो गया, उनके लिए हो गया। ठीक, इसके साथ साथ वुमेन भी क्या होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर बन करके निकल करके आई, रीडर्स भी हुई और उसके साथ साथ राइटर्स भी हुई। ठीक, नॉवेल्स लोग वुमेन लिखने लगी और वुमेन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडर की तरह जो है कि जाना जाने लगा। इसमें कुछ वुमेन ऐसी थी जो बहुत ही बेहतरीन नॉवेलिस्ट निकल करके आई और अभी भी उनकी नॉवेल्स पढ़ी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्ड सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वुमेन राइटर्स या वुमेन नॉवेलिस्ट हुआ करती थी जिनकी किताबें अभी भी बहुत ज्यादा
लोग जो है कि मन से पढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद की बात हम लोग करते हैं। अब नए नए इनोवेशंस भी होना स्टार्ट हो गए। नए इनोवेशंस में क्या क्या हुआ भाई? रिचर्ड एम हो न्यूयॉर्क में रहते थे और ये क्या करते हैं भाई, एक पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बनाना चालू की, बनाए, इसको परफेक्ट किए। ठीक है, और ये 8000 शीट्स पर आवर छापना चालू कर दिए, 8000 पेजेस पर आवर। तो इसका मतलब जो, अब ये सोचो, कंपेयर करो योहान गुटेनबर्ग के प्रेस से, विच वॉज इन अराउंड 16-17 सेंचुरी, तो उससे कंपेयर करोगे 19 सेंचुरी, 200 सालों में या 300 सालों में कितना आ गया भाई, कितना ज्यादा चेंज आ गया। ठीक, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस बनना स्टार्ट हो गए, न्यूज़पेपर्स प्रिंट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, और प्रिंटर्स, पब्लिशर्स अब अलग अलग तरीके से चीजें बेचना स्टार्ट कर दिए। तो इसी टाइम पे एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग ये बहुत ही तेजी से जो है कि ग्रो करता है। जो भी बच्चे क्लास 11-12 में जाकर के कॉमर्स ऑप्ट करेंगे, उन लोगों को ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें उनको देखने को मिलेगा कि एडवर्टीजमेंट्स ये सब चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीजों को एडवर्टाइज करना चालू करती है। राइट, अच्छा, इसके साथ साथ पीरियोडिकल्स बनाना चालू कर दिए। पीरियोडिकल समझते हो क्या होता है? जैसे वीकली मैगजीन्स हो गई, या फिर फोर्टनाइटली मैगजीन हो गई, 15 दिन बाद जो मैगजीन्स आती हैं, या फिर एक हफ्ते बाद जो मैगजीन्स आती हैं, हर वीक में आती हैं, वो सब चीजें छपना चालू हो गई, जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। राइट, अच्छा, इसके साथ साथ 1920s में शिलिंग सीरीज छपना चालू हो गई। कहां पर? इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये बहुत ही सस्ता जो है कि किताबें हुआ करती थी, और इसमें बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज हुआ करती थी और ऐसी स्टोरीज हुआ करती थी जिनको अलग अलग पार्ट्स में बेचा जाने लगा, जिससे कि लोग जो है कि एक कहानी को लेकर के हुक बना रहे उनके ऊपर। ठीक है, चलो इसके बाद देखो क्या हुआ, पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप होना स्टार्ट हो गई। ठीक, लेंडिंग लाइब्रेरी स्टार्ट हो गई कि लोग जो है कि किताबें यहां से उधार पे लेके जा सकते थे, पढ़ करके वापस कर सकते थे। ठीक है, अब लेंडिंग लाइब्रेरी सबके लिए बहुत अच्छी बात थी भाई। जो भी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हुआ करता था, जो किताबें अफोर्ड नहीं कर पाता था, उनके लिए क्या हो गया, अब ये आसान काम हो गया पढ़ना लिखना। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई इंडिया के ऊपर इस प्रिंट कल्चर का क्या इंपैक्ट पड़ता है। ओके, तो देखो क्या हुआ, इंडिया में देखो सबसे पहले लिखने पढ़ने का कल्चर ये जो था, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट का जो कल्चर था, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। ठीक, हम लोग इतनी बड़ी बड़ी, जैसे अब हम लोग के यहाँ एक बहुत बड़ा रिटन टेक्स्ट जो है कि लिखा गया महाभारत। ठीक है, तो एक जो है कि पोयम है, या फिर एक जो है कि ऐसा ही काव्य करके है, इलियाड और द ऑडिसी करके। ठीक है, तो द ऑडिसी में एक बहुत बड़ी, एक तरीके से समझ लो पोयम है। तो महाभारत जो है कि उसको पूरा जब कंपाइलेशन देखोगे तो करीब करीब 8 ओडिसी जो है कि जोड़ दोगे तब जाकर के महाभारत के बराबर पहुंचेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या एक बहुत ही रिच कल्चर हुआ करता था पढ़ने पढ़ाने का और मैन्युस्क्रिप्ट्स का, जो कि अलग अलग लैंग्वेज में लिखा जाता था। संस्कृत में भी था, अरेबिक में भी था, पर्शियन में भी था, और लोकल लैंग्वेजेस में तमिल, तेलुगु, ये सब चीजों में भी जो है कि बहुत ज्यादा लिखा जाने लगा। ठीक है, तो पाम ट्रीज के पाम लीव्स पे जो है कि इनको लिखा जाता था, कभी कभी कागज, कभी कभी जो है कि होममेड पेपर वगैरह हुआ करता था, बांस से पेपर बनाते थे, या फिर कपड़े पे भी लिखा जाने लगा। ठीक है, जनरली इसमें टीचर्स क्या करते थे, डिक्टेशन करते थे, डिक्टेट करते थे अपनी मेमोरी से, और स्टूडेंट्स को क्या करना होता था, वो चीज को लिखना होता था, या फिर स्टूडेंट्स ही इन चीजों को मेमोराइज करते थे। हम लोग क्या पूरा पूरा सिस्टम मेमोरी बेस्ड हुआ करता था, क्योंकि वही बात हो गई, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह होते थे वो क्या होते थे, फ्रेजाइल होते थे, और उनको प्रिजर्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होता था। तो हम लोग के यहाँ ज्यादातर चीजें श्रुति के माध्यम से चलती थी। श्रुति मतलब सुनना। ठीक है, देखो अब होता क्या है, पहला प्रिंटिंग प्रेस यहां पर कौन लेकर के आए, पोर्तुगीज लेकर के आए गोवा में। ठीक है ना, पोर्तुगीज मिशनरीज थे, वो मिड 16 सेंचुरी के अराउंड, 16 सेंचुरी मतलब 1550 1560 के अराउंड पे लेकर के आए थे। और जो तुम्हारे क्रिश्चियंस थे, प्रीस्ट वगैरह हुआ करते थे, वो क्या किए, कोंकणी भाषा सीखे। ठीक है, और वहां पर प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर दिए। 1674 तक
50 बुक्स ऑलरेडी छप चुकी थी कोंकणी लैंग्वेज में, कन्नड़ लैंग्वेज में, और कैथोलिक प्रीस्ट वगैरह जो भी थे वो क्या करना चालू कर दिए, पहला तमिल बुक्स 1579 में छाप लिए थे, कोचीन में छापे थे। 1713 में पहला मलयालम बुक छपा, ठीक। 1710 में डच प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो क्या किए भाई, 32 तमिल टेक्स्ट को अलग अलग भाषा में, अपने भाषा में जो है कि क्या किए, प्रिंट किए। देखो ये सारा इंफॉर्मेशन तुमको याद करना होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जिससे कि ये पता चले कि भाई इंडिया में प्रिंट कैसे डेवलप हुआ, राइट। अब देखो हुआ क्या, हम्म 1780 के टाइम पे जेम्स ऑगस्टस हिकी एक जने थे जो क्या किए, अपना बंगाल गजट जो है कि छापना चालू किए, ठीक है। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी बंगाल गजट छापना चालू किए। एक वीकली मैगजीन हुआ करता था और एक कॉमर्शियल पेपर था, ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। ऐसा ये इनको मार्केट किए थे कि भाई हमारे ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, हमको जो मन करेगा हम इंडिपेंडेंटली वो छाप सकते हैं, ठीक। अब हिकी जो है कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह छापते थे, इसके साथ साथ इंपोर्ट और सेल को लेकर के, सेल ऑफ स्लेव्स को लेकर के जो है कि बहुत सारी चीजें छापते थे। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारा कंपनी के जो सीनियर ऑफिशियल्स थे उनके बारे में खूब सारा गॉसिप वगैरह भी छापते रहते थे, ठीक है, क्योंकि भाई गॉसिप सुनना आदमी को आज से नहीं पसंद है, बिग बॉस के शौकीन लोग आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं, ठीक। तो ये उस टाइम का बिग बॉस हुआ करता था, ठीक है, इसकी वजह से इनका पेपर भी बहुत अच्छे से चल रहा था। देखो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में तो ठीक था, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स क्या करना चालू कर दिए, इसको अपोज करना चालू कर दिए, ठीक। और कुछ टाइम बाद गंगाधर भट्टाचार्य पहले इंडियन थे जो बंगाल गजट जो है कि छापना चालू किए थे, और वो जो है कि बहुत ही क्लोज थे राजा राम मोहन रॉय के, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय उस टाइम पे बहुत ज्यादा जो है कि इन्फ्लुएंशियल फिगर माने जाते थे इंडिया के पूरे सोसाइटी में, ठीक। अब इसके बाद देखो क्या होता है, रिलीजियस रिफॉर्म की बात होगी तो हाँ देखो भाई, नई नई चीजें, नया नया नेचर ऑफ डिबेट, हम लोग वही बात की अभी कि एक बहुत बड़ा जनता, जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई सबके पास, तो एक बहुत बड़ी जनता क्या करना स्टार्ट करती है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना लिखना और अलग अलग तरीके से डिबेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो इंडिया में भी वही सेम चीज़ होने लगा, ठीक। लोग अपने व्यूज़ को डिस्कस करने लगे, ठीक है, और इसके साथ साथ डिफरेंट सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स को लेकर के, सोशल और रिलीजियस स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत लंबा डिबेट भी छिड़ गया, जो कि बहुत जो है कि इंटेंस हो जाता था, कंट्रोवर्शियल हो जाता था, ठीक है, कि विधवाओं की दोबारा शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मोनोएथिज्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और जो भी प्रीस्टहुड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसे करके बहुत सारा डिस्कशन हुआ, ठीक है। इसी में राजा राम मोहन रॉय क्या करते हैं कि एक पीरियोडिकल छापते हैं जिसका नाम था संवाद कौमुदी 1821 में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और ये क्या, और इसी को काउंटर करने के लिए जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी था, जो लोग, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा जो है कि हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे और बहुत ही पुराने तरीके से हमेशा चलने वाले लोग थे, वो लोग क्या करना चालू कर दिए, इसको समाचार चंद्रिकातो नाम से जो है कि अपना ये एक टेक्स्ट चालू किए थे, और अपने ओपिनियंस रखने के लिए, ठीक है ना, और इनके ओपिनियंस को अपोज करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई राजा राम मोहन रॉय बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिसेस थी, बहुत सारे ऐसी चीजें थी हिंदुइज्म में जिसके खिलाफ थे, और फॉर एग्जांपल सती सिस्टम था उसके खिलाफ थे, और इसके साथ साथ विडो रिमैरिज के खिलाफ, विडो रिमैरिज चाहते थे, और इसके साथ साथ लड़कियों को पढ़ाना लिखाना, ये सब चीजों के फेवर में बहुत ज्यादा रहते थे। लेकिन इनकी बातों में बहुत सारे लोग ऐसे थे, सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इनकी बातों में विश्वास नहीं रखते थे और इनको हमेशा अपोज करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो इन चीजों के लिए जो है कि इनको काउंटर करने के लिए ये जो है कि समाचार लिखा गया। 1822 में पर्शियन न्यूज़पेपर्स छपना चालू हो गए इंडिया में, ठीक है ना, जिसका नाम था जामे जहान नामा और शमशूल अखबार, ठीक है। इसी टाइम पे गुजराती न्यूज़पेपर था जिसका नाम था बॉम्बे समाचार, ध्यान देना है गुजराती बट इट इज कॉल्ड बॉम्बे समाचार, ठीक। और इसी टाइम पे
जो उलेमाज हुआ करते थे मुस्लिम्स में, वो लोगों को डर लगने लगा कि भाई जो भी कॉलोनियल रूलर्स हैं वो आकर के इंग्लिश इंपोज करेंगे, अपना भाषा इंपोज करेंगे हम लोगों के ऊपर, और इसके साथ साथ अपना कल्चर इंपोज करेंगे, जिसकी वजह से इस्लाम को खतरा है। ठीक है, ऐसे ही हिंदूज में भी लोगों का बिलीव ये था कि भाई ये ब्रिटिशर्स आकर के हम लोगों के संस्कृति को, हम लोगों के सभ्यता को खराब करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे प्रैक्टिसेस को, हमारे ट्रेडिशन को ये लोग जो है कि कुछ नहीं समझते हैं, और ये लोग हमेशा हमेशा से ही हम लोगों के अपोज में रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों की वजह से लोग क्या करना चालू कर दिए, अपोज करना चालू कर दिए प्रिंटिंग प्रेस को और ब्रिटिशर्स को। और इसके साथ साथ जो भी तुम्हारे देवबंद सेमिनरी का फाउंडेशन हुआ इसी टाइम पे, देवबंद सेमिनरी 1867 में फाउंड हुआ था, बनाया गया था, और ये मुस्लिम्स के खिलाफ, मुस्लिम्स को जो है कि अलग अलग रीडर्स जो थे उनके लिए फतवा जारी करते थे। फतवा एक तरीके से फरमान टाइप का होता था कि हाँ भाई तुमको ये चीजें करनी है। ठीक है, तो इसमें लिखा जाने लगा कि भाई कैसे इन लोगों को एवरीडे लाइफ में जीना है, कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, क्या प्रैक्टिसेस करनी है, कौन सी चीजें फॉलो करनी है, कौन सी चीजें फॉलो नहीं करनी है, ये सारी चीजें लिखी जाने लगी। ठीक है, तो देवबंद सेमिनरी इस चीज के लिए बनाया गया था। ठीक, तो यहां पर भी डिबेट एक चालू हो गया कि भाई कैसे जो है कि हम लोगों का अलग अलग रिलीजन कैसे वर्क करेगा, और या फिर हम लोगों को कैसे जो है कि काम करना है। इसके साथ साथ डिफरेंट पहला प्रिंटेड एडिशन रामचरितमानस का जो है कि कैलकाटा में आया, कैलकाटा में छापा गया 1810 में। ठीक, और इसके साथ साथ 1880 में नवल किशोर प्रेस था लखनऊ में, और श्री वेंकटेश्वर प्रेस था मुंबई में। ये लोग क्या करना चालू किए, डिफरेंट रिलीजियस टेक्स्ट को अपनी अपनी भाषा में, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में छापना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होता है कि नया फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन भी आने लगा। इसके साथ साथ देखो कुछ पेंटर्स थे, जैसे राजा रवि वर्मा। ठीक, ये क्या करना चालू किए भाई, पेंटिंग्स पब्लिश करना चालू किए, पब्लिश्ड पेंटिंग्स, राइट, पेंटिंग्स छपना चालू हो गए, और इसके साथ साथ कैलेंडर्स वगैरह छपना चालू हो गए। ठीक है, जिसपे लोग क्या करते थे भाई, चीजें अपनी छाप करके लोगों तक पहुंचाते थे। और इसके साथ साथ जो ये सब कैलेंडर्स वगैरह हुआ करते थे, ये सब क्या होते थे भाई, सस्ते हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोग इसको खरीद करके अपने घरों में लगा सकते थे। ठीक, आसानी से इजी टू रेप्लिकेट होता था। ठीक, इसके साथ साथ कैरिकेचर्स छपने लगे। कैरिकेचर्स समझते हो, कैरिकेचर्स छपने लगे। ठीक है, जो कभी कभी ब्रिटिशर्स को मॉक करते थे, या कभी कभी जो भी पॉलिटिकल इश्यूज होते थे, सोशल इश्यूज होते थे, उन सब चीजों को हमेशा जो है कि चैलेंज करने लगते थे। ठीक, अब देखो क्या होता है, बहुत सारी विमेन जो थी इंडिया में उस टाइम पे, प्रिंटिंग का उनको बहुत ज्यादा फायदा भी मिला। ठीक है ना, विमेन एंड प्रिंट। कहां पर, इंडिया में। यहां पर क्या हुआ भाई, देखो देखो भाई, बहुत सारे फैमिलीज ऐसी थी जहां पर जो भी हस्बैंड्स हुआ करते थे, या फिर जो भी पेरेंट्स हुआ करते थे, वो वुमेन को पढ़ाना लिखाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है ना, वो जो है कि इनका एजुकेशन स्टार्ट कर दिए। वुमेन के लिए अलग से, गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, डिफरेंट एरियाज में। और अभी भी बहुत सारे कंजर्वेटिव हिंदूज और मुस्लिम्स ये बिलीव करते थे कि भाई इलिटरेट लड़की अगर है, अगर लड़की पढ़ लिख लेती है, लिटरेट हो जाती है, तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत सारे मुस्लिम्स जो थे वो ये बिलीव करते थे कि अगर लड़की पढ़ने लिखने लगी तो उर्दू में लिखे हुए जो भी शेर शायरी या फिर रोमांटिक चीज़ें जो भी होती हैं उसकी वजह से पढ़ करके उसका दिमाग खराब हो जाएगा, करप्ट हो जाएगी। ठीक है, और लेकिन होता क्या था कि भाई हर जगह कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी को हमेशा चैलेंज करते हैं, और मुस्लिम्स और हिंदू सब जगह ऐसी विमेन थी जो इन आइडियाज़ को चैलेंज की और आइडियाज़ को चैलेंज करके पढ़ना और पढ़ाना स्टार्ट की। ठीक है, जैसे इसमें एक 19th सेंचुरी बंगाल में एक विमेन थी जिनका नाम था
राज सुंदरी देवी, ठीक है, रस सुंदरी देवी इनका नाम था। तो ये जो है कि ये किताब लिखी जिसका नाम था अमार जीवन, बंगाली बुक थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, नाम याद रखना, ठीक है। तो ये इनका शादी हुआ था इन अ हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली, मैरिड इन अ हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली, ठीक है। तो इनका जो भी डेली का स्ट्रगल होता था, अब हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली में है अगर, तो इसका मतलब इनको बहुत सारे तरीके के रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं का भी ऑर्थोडॉक्सी हो, कहीं का भी किसी भी तरीके का अगर फैमिली है जो ऑर्थोडॉक्स नेचर की है, जो पुराने विचारों की है, तो वो नए विचारों को आसानी से इनकलकेट अपने अंदर नहीं कर पाएगी। तो इनका जो भी लाइफ था कि वो किचन में बैठ करके कैसे पढ़ती हैं, कैसे छिप करके पढ़ती हैं, कैसे छिप करके चीज़ें लिखती हैं, ये सारे के सारे आइडियाज़ जो है कि इनके थे, और कैसे इनको समस्या का सामना करना पड़ा जब ये अपना पहला किताब पब्लिश कराने वाली थी, ठीक। इसके अलावा 1860 में एक विमेन थी ऐसे ही कैलाश बासनी देवी, जो क्या करती हैं भाई, विमेन का जो भी घर में कैसे रखा जाता है, कैसे उनकी आइडियाज़ को, उनकी बातों को इग्नोर किया जाता है, ये सारी की सारी बातें भी जनता तक लेकर के आई थी। ठीक है, विमेन का नाम, ये भी जो भी राइटर्स हैं उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ 1880s में महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, ये दो ऐसे लोग थे, ये दो ऐसी विमेन थी जो अपर कास्ट हिंदू विमेन थी, लेकिन फिर भी हमेशा से विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती थी। और इसके अलावा बहुत सारे विमेन ऐसी थी जो सोशलिस्ट विचारधारा और उसके साथ साथ विमेन को कैसे जो है कि समाज में इक्वल अधिकार मिले, कैसे जो है कि विडो रीमैरिज कराया जाए, कैसे जो है कि सती सिस्टम को रोका जाए, जो भी विमेन के खिलाफ उस टाइम पे माल प्रैक्टिसेस होती थी, गलत तरीके की चीज़ें होती थी सोसाइटी में, उसको लेकर के अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दी, ठीक। ऐसे ही बहुत सारा फोक लिटरेचर भी उस टाइम पे सामने आने लगा। जैसे एक एग्जाम्पल आता है स्त्री धर्म विचार करके किताब छापी गई, जो कौन छापा था, राम चड्ढा नाम के एक व्यक्ति थे, वो छापे थे इन पंजाब, ठीक है, स्त्री धर्म विचार। ठीक है, तो ये किताब छापी गई कहां पे, इन पंजाब, ठीक। अब ये छापा गया, ये किस लिए छापा गया, हाउ वुमेन शुड बी एन ओबीडियंट वाइफ। ये बिल्कुल उल्टा था, जो ऊपर लोग बात कर रहे थे हम लोग, उसका बिल्कुल उल्टा था। ये क्या था भाई, हाउ वुमेन कैन बिकम ओबीडियंट वाइफ्स, ठीक है। तो एक टेक्स्ट आ रहा है, उसके खिलाफ हमेशा से जो है कि कोई ना कोई दूसरा आदमी आकर के कुछ ना कुछ अपना नया ज्ञान देना चालू कर देता था, ठीक है। थोड़ा सा जो है कि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन फिर से लोग वापस से उसी चीज में लिप्त हो जा रहे हैं, ठीक। कलकत्ता में एक एरिया था जिसका नाम था बट्टाला। तो बट्टाला एक ऐसा एरिया था जहां पर सस्ते दामों पे किताबें बिकती थी, ठीक है। तो विमेन का उन एरियाज में जाना वल्गर माना जाता था, विमेन का उन एरियाज में जाना जो है कि अनकल्चर्ड माना जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है कि ऑब्सीन किताबें या फिर स्कैंडलस किताबें जो है कि छापी जाती थी या बनाई जाती थी, ठीक है। तो किसी एरिया में भी तुम नहीं जा सकते हो, इतना ज्यादा पाबंदी लगाया जाता था, ठीक। अब इसके बाद बताया गया कि भाई प्रिंट और पुअर पीपल, ओके, प्रिंट और पुअर पीपल, ये एक बहुत ही अजीब दास्तान है, ठीक। कि भाई जो गरीब आदमी है, ऐसा इंसान जो, देखो इतिहास हमेशा से ही, हिस्ट्री हमेशा से ही थोड़ा सा बायस्ड रहा है ऐसे लोगों को लेकर के, राजा महाराजा को लेकर के। क्यों? क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो इतिहास पढ़ते हैं, ज्यादातर जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो किसकी पढ़ते हैं? ऐसे लोगों की पढ़ते हैं जो इन्फ्लुएंशियल हुआ करते थे, ठीक है। वो लोग कहां जाएंगे जिनका
डेली का डेली लाइफ इन लोगों के अराउंड, इन लोगों के डिसीजंस के अराउंड रिवॉल्व करता था। उनका कौन सुनेगा? तो उनकी बातें भी प्रिंट सामने लेकर के आया। देखो ये कितना बड़ा रिवॉल्यूशन है कि अभी तक हम लोग जो भी बातें सीख रहे थे, जो भी बातें जान रहे थे, वो केवल और केवल ऐसे लोगों के बारे में थी जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल थे, जिनका सोसाइटी में ऑलरेडी कुछ ना कुछ नाम था। ठीक है, जो या तो रूल कर रहे थे या तो रूल करना चाहते थे, उनके अंदर होप्स थी, एस्पिरेशंस थी। लेकिन क्या उनका क्या होगा जो लोग डेली लाइफ के स्ट्रगल्स अपने कर रहे थे और उसी में पूरा का पूरा जीवन बीत जा रहा था। 80% जनता, 90% जनता अभी भी हिंदुस्तान में या किसी भी देश में देख लो ऐसी ही होती है। 2% 3% लोग डिसीजंस लेते हैं और बाकी जनता वैसे के वैसे ही अपना दिन भर सिर झुकाओ काम करो, सिर झुकाओ काम करो वाला काम करती रहती है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होता है। ओके, तो अब हुआ क्या, पब्लिक लाइब्रेरीज, देखो ये चेंज कब हुआ, जब पब्लिक लाइब्रेरीज बनना स्टार्ट हो गई। ठीक, पब्लिक लाइब्रेरीज का इसमें बहुत बड़ा रोल था, है ना। ये सेटअप होना स्टार्ट हो गई, इनसे किताबें लेकर के लोग पढ़ना स्टार्ट किए और पढ़ने के बाद जा करके अपने भी आइडियाज को, इनको आइडियाज जो है कि पता लगे कि भाई लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में और समाज में एक्चुअली में क्या चल रहा है। तो ये पढ़ने के बाद लोगों को पता चला कि यार हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत है। ठीक है, इसी में एक 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में एक जने आते हैं जिनका नाम था, अभी उनके ऊपर मूवी भी बनी थी, पता नहीं ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा, ज्योतिबा फुले। उस मूवी का नाम ही था फुले। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। ठीक, गुलामगिरी 1871 में लिखी गई। इस मूवी में, या इस मूवी कह रहा हूं, इस किताब में उस टाइम पे कास्ट को लेकर के क्या क्या स्ट्रगल्स थे लोगों के, कास्ट सिस्टम जो है कि किस तरीके से पूरा हायरार्की को डिफाइन किया हुआ था और कैसे किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को हमेशा डिसएडवांटेज का या हमेशा बेइज्जती का या हमेशा इनजस्टिस का सामना करना पड़ता था। ये सारी चीजें कहाँ पे मिली हैं, मिलती हैं, किस में मिलती हैं भाई, गुलामगिरी में मिलती हैं। तो एक प्रोटेस्ट मूवमेंट भी एक तरीके से स्टार्ट हुआ और इन्हीं चीजों को देखते हुए बहुत सारे लोग ऐसे निकल करके आए जो कास्ट को लेकर के, कास्ट में रिफॉर्म्स को लेकर के या रिलीजन में रिफॉर्म्स को लेकर के बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फिगर हुए, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उसके साथ साथ ईवी रामास्वामी नायकर, और उन्हीं को पेरियार के नाम से भी जाना जाता था। तो ये लोग जो भी प्रोटेस्ट के मूवमेंट्स वगैरह होते थे या फिर कास्ट के मूवमेंट्स होते थे उनको लेकर के बहुत सारा काम किए। ठीक है, इसी तरीके से कानपुर में एक और मिल वर्कर थे जो अपना जो है कि कास्ट और क्लास के एक्सप्लॉयटेशन को लेकर के अपनी बातें लिखे थे, जिनका नाम था काशी बाबा। तो काशी बाबा लिखते हैं, काशी बाबा लिखते हैं बड़े और छोटे का सवाल। छोटे का सवाल। तो इन किताबों के माध्यम से यहां पर यह बताया गया कि भाई अभी जो उस टाइम पे कास्ट सिस्टम था वो किस तरीके से सोसाइटी के लिए जहर का काम कर रहा था और किस तरीके से एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हमेशा डिसएडवांटेज रखा गया। ठीक, इसके साथ साथ 1935 से 55 के बीच में सुदर्शन चक्र नाम के एक जो है कि पेन नेम से किताब लिखी गई जिनका नाम था सच्ची कहानियां। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें थी किसके लिए कि भाई कैसे कैसे कास्ट और कैसे कैसे जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो कैसे कैसे जो है कि किन किन स्ट्रगल्स का सामना की और उन स्ट्रगल्स को क्यों लोगों के बीच में नहीं लेकर के आया जाता है या किस तरीके से जो है कि एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। ये सारी बातें इन किताबों में लिखी गई। ठीक है, इसके बाद देखो बात होती है प्रिंट एंड सेंसरशिप की। ठीक, अगली बात होगी प्रिंट एंड सेंसरशिप की। सेंसरशिप समझते हो क्या होता है? देखो सेंसरशिप में बेसिकली क्या होता है कि हम किसी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है जो क्या करती है, क्लिप कर देती है। ठीक है, कि भाई वो चीज जो है कि लोगों के सामने नहीं आएगी। तो अब इसमें क्या था
कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा सेंसरशिप से उसको मतलब नहीं था, लेकिन जैसे ही 1857 के बाद जो है कि समय बदलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है और ब्रिटिश क्राउन का रूल आता है, तो वहाँ पर ये लोग क्या करना चालू कर दिए कि एक तरीके से चेंजेस लाना चालू कर दिए। 1820 के टाइम पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तब भी कुछ चेंजेस हुए थे। कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट था, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है कि पास करता है। 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिक थे, वो क्या करते हैं, प्रेस लॉज को लेकर के कुछ रिवीजन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, और अल्टीमेटली 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट पास हुआ। ठीक है, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट हुआ 1878 में, और इसमें यह लिखा गया कि भाई तुम कैसे जो है कि गवर्नमेंट को जो है कि एक्सटेंसिव राइट्स मिल गए चीज़ों को सेंसर करने के, और उसके साथ साथ अगर कोई आदमी ब्रिटिशर्स के खिलाफ या फिर कंपनी के खिलाफ कुछ भी या ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ कुछ भी खराब बोलता है, गलत बोलता है, तो उसको कैसे पनिश किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये सारा का सारा जो है कि इसको लेकर के बहुत ही एक्सटेंसिव राइट्स गवर्नमेंट को मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि रेवोल्यूशन जब स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम पे भी लोग अपना प्रिंटिंग प्रेस को एक बहुत बढ़िया माध्यम, बहुत बड़ा माध्यम बनाए थे इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए, आइडियाज के एक्सचेंज के लिए और नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए। तो इसी में बाल गंगाधर तिलक 1907 में जो है कि केसरी नाम का एक बुक था, केसरी नाम का एक पीरियोडिकल था, उसमें जो है कि चीज़ों के बारे में लिखते हैं, और वाइड स्प्रेड जो भी तुम्हारा वो होता था प्रोटेस्ट था, उसको जो है कि क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि प्रिंट बहुत तरीके से हम लोगों का सोसाइटी को रिफॉर्म करने में, सोसाइटी को एक पहचान दिलाने में, एक आइडिया जो है कि पेश करने में बहुत तरीके से जो है कि लोगों का साथ देता है। और इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पर फिनिश करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो ये रहा वन शॉट वीडियो पूरा का पूरा प्रिंट रेवोल्यूशन या प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का। तो इसको अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो भाई जो भी तुम्हारे पास डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करो। पूरे के पूरे जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको जो है कि हम लोग रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और ऐसे ही पढ़ते रहो। और अब टाइम आ चुका है, जैसा हम वीडियो के स्टार्टिंग में बोले हुए थे, टाइम आ चुका है पुश करने का, टाइम आ चुका है कि अब चीज़ों को रिवाइज करने का, रिफाइन करने का और लिखने का प्रैक्टिस करने का। अब सब लोग क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, और हम लोग बहुत जल्दी PYQs को लेकर के डिस्कशन का भी एक जो है कि तैयारी करेंगे। हम लोग एक वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, और जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, हम फिर से बोलेंगे कि एक बार ज़रूर फीडबैक ज़रूर शेयर करो कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद।